हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको सामान्य प्रस्तावना, इसकी इंट्रोडक्शन दिया है और साथ ही इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि कैथोड किरणें खोजी गई, उसी से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज और परमाणु की संरचना आगे हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई इसको देखना है। तो आपने देखा था इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई वो कैथोड किरणों के माध्यम से हुई विसर्जन नलिका में। उसी विसर्जन नलिका से एनोड किरणों की भी खोज हुई। देखिए, ये गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। तो इन्होंने ये देखा कि जिस तरह से इस विसर्जन नलिका में कैथोड से कैथोड किरणें निकल रही हैं और अगर हम एनोड में छेद कर देते हैं तो एनोड से गुजर के ये यहां पर प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। उसी तरह से यहां पर उसी विसर्जन नलिका में उसी कंडीशन में एनोड से भी कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, ठीक है। और ये जो अदृश्य किरणें हैं ये एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ आती हैं, ठीक है। और अगर कैथोड में हम छिद्र कर देते हैं तो उनसे ये गुजर करके इधर भी ये प्रदीप्ति उत्पन्न कर सकती हैं या करती हैं, जैसे आपने यहां पर देखा प्रदीप्ति उत्पन्न हो रही है। तो जैसा कि हमने कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाने वाले किरणों को कैथोड किरणें कह रहे थे, वैसे ही एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ जाने वाली किरणों को हम एनोड किरणें कहते हैं। और जैसा कैथोड किरणें ऋण आवेशित थे वैसी एनोड किरणें धन आवेशित थे। इसका भी पता हमको रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय फील्ड लगाने से पता चला। अगर रास्ते में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो ऋणात्मक है उसके तरफ ये आकर्षित हो जाएगा, इसलिए इसमें धन आवेश है। और अगर हम चुंबक लगाते हैं तो ये साउथ पोल की तरफ आकर्षित होता है। तो ये दोनों जो है इस बात को निर्धारित करते हैं कि एनोड किरणों में धन आवेश होते हैं। और इन्हीं धन आवेशित किरणों को हमने आगे जब और अध्ययन किया तो पता चला ये पार्टिकल्स के कणों के बने होते हैं और उन्हीं कणों को हमने प्रोटॉन कहा, ठीक है। हो सकता है एक कण में एक धन आवेश या दो धन आवेश या तीन धन आवेश इस तरह के हो सकते हैं। तो एक्चुअली जब हमने और ज्यादा अध्ययन किया तो हमको ये पता चला कि ये जो है किसी परमाणु के केंद्रक होते हैं। परमाणु में केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो हमने जब कैथोड किरणें खोजी थी तो इलेक्ट्रॉन की खोजी थी। तो जो नाभिक बचा वो नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, इसलिए उसमें आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है। तो ये उन्हीं नाभिकों के बने हुए कण थे। तो एक्चुअली केवल प्रोटॉन नहीं रहे होंगे, उसमें न्यूट्रॉन भी रहे होंगे जब इसको खोजा गया है, ठीक है। लेकिन हमने फिलहाल यहाँ पर धन आवेशित कणों को खोजा, हम ये मानते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये प्रोटॉन को खोजे हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन की असल में खोज जो हुई थी वो चैडविक के एक्सपेरिमेंट से हुई, वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धन आवेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है या इन्हीं को अपन एनोड किरणें भी कहते हैं। इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला, कैथोड किरणों के विपरीत धन आवेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। वहां पर आपने देखा था कि हम गैस कोई भी ले रहे थे, लेकिन जो कैथोड किरणें थे उनकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं आ रहा था गैस बदल देने पर भी। लेकिन यहां पर अंतर आ रहा है। यहां पर अंतर इसलिए आ रहा है कि अलग अलग गैसों के जो केंद्रक हैं, नाभिक हैं, वो अलग अलग हैं। किसी में एक प्रोटॉन है, किसी में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, किसी में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, किसी में दो प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन है। तो चूंकि नाभिक की संरचना तो सब में अलग अलग है, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो लगभग एक हैं, संख्या में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, इसलिए इन किरणों की जो प्रकृति थी
या जो और भी जो विशेषताएं होती हैं वो सब गैसों को बदल देने से बदल रही थी, जबकि कैथोड किरणों में ये जो इनके जो प्रकृति थी, उनकी जो विशेषताएं थी वो नहीं बदल रही थी। ठीक है, कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप हाइड्रोजन से उत्पन्न कराते हो, तो हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको केवल ये प्रोटॉन वाला नाभिक मिला। अब इसका द्रव्यमान और आवेश क्या रहेगा, एक प्रोटॉन के बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक हीलियम की बात करते हो तो हीलियम में फिर यहां पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, उसके नाभिक में 4 होते हैं हीलियम में, तो उसका अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इसके नाभिक के कारण से बदल जाने के कारण से हर गैस में उसका द्रव्यमान आवेश सब बदल जाते हैं। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं, यह भी ठीक है भाई। अगर एक प्रोटॉन है तो एक, 2 प्रोटॉन है 2, 3 प्रोटॉन है 3, 4 प्रोटॉन है 4, तो धन आवेशित कणों के मल्टीपल में है 1, 2, 3, 4, उसका जो आवेश है 1.6 × 10⁻19 जो हमने वहां पर भी निकाला था, कितने कूलाम्ब यहाँ पर ऋण आवेश था इलेक्ट्रॉन में, उतना ही कूलाम्ब यहाँ पर धन आवेश है प्रोटॉन में। तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उसके आधार पर यह धन आवेश आपको मिलता रहेगा। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैथोड किरण धनावेश की तरफ, जबकि ये ऋणावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। कैथोड किरणें नॉर्थ पोल की तरफ और ये साउथ पोल की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब वो कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण थे ना, इसलिए अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ये धन आवेशित कण है, इसलिए वो उसके अपोजिट अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो ये धन आवेशित कण है, इस बात को ये अच्छे से क्लियर कट हमको समझ में आता है। सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि इसके नाभिक में तो केवल एक प्रोटॉन ही है। तो अगर हाइड्रोजन का नाभिक आपको मिल रहा है तो वो प्रोटॉन ही है भाई, केवल एक प्रोटॉन का नाभिक, मतलब नाभिक ही प्रोटॉन। तो सबसे छोटा यानी एक प्रोटॉन आपको हाइड्रोजन से मिला। इस धन आवेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि सन 1919 में हुई थी। गोल्डस्टीन ने इस पे काम किया था। बाद में परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। क्यों आवश्यकता महसूस हुई? क्योंकि नाभिक का स्थायित्व केवल प्रोटॉन से संभव नहीं है। आप समझिए बात को, जैसे कि ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान रखेंगे। तो नाभिक में यानी कि केंद्रक में, न्यूक्लियस में केवल अगर प्रोटॉन रहेंगे तो प्रोटॉन धन आवेशित हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके छिन्न भिन्न हो जाएंगे, यहां से निकल के भाग सकते हैं। इसलिए इनके बीच बीच में उदासीन वाले कुछ कण का होना जरूरी है, तभी ये टिक पाएंगे, नहीं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? झगड़ा हो जाएगा इनके बीच में। तो कोई सुलह करने वाला इनके पास है, तब तो ये शांति के साथ एक साथ रह रहे हैं। तो इस उदासीन कण की खोज चालू हुई। ठीक है, इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की। देखिए कैसे की इन्होंने एक बेरिलियम का नाभिक लिया। बेरिलियम में परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 है, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस पे इन्होंने अल्फा कणों का बम्बार्डिंग किया, और अल्फा कण जो है हीलियम के बराबर होता है। ठीक है, हीलियम के बराबर होता है। अब हीलियम, ये बेरिलियम को मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा सुधार देता हूं, है ना। बेरिलियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु द्रव्यमान 9 है, और हीलियम जिसके बराबर है अल्फा, इसमें 2 है और 4 है। अब सही लिखा है, ठीक है, उल्टा लिख दिया था। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु द्रव्यमान 9 है। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन 5 है। इसमें प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है। इसको जब इसमें बम्बार्डिंग किया तो क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो अल्फा कण है वो इसमें घुस गए,
बेरिलियम में, फिर बेरिलियम में घुस के इसको तोड़ दिए। जब तोड़ा इसको तो क्या क्या बना, एक कार्बन बना जो 6 और 12 वाला था, और एक बना न्यूट्रॉन जो 0 और 1 है। अब ध्यान से देखिए, परमाणु क्रमांक देखिए 4 2 6 होना चाहिए, तो 6 हुआ। देखिए इधर 0 है क्योंकि प्रोटॉन नहीं है इसमें, और 9 और 4 13 ये परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, तो 12 1 13 हो गया। क्लियर इतनी बात? तो जब आप बेरिलियम में अल्फा कणों का बौछार करेंगे तो पहले ये इसमें घुस जाएंगे, फिर तोड़ेंगे तो एक कार्बन और एक न्यूट्रॉन बना। और इस न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हमने इसको 0 लिखा। कोई चार्ज रहता प्रोटॉन के बराबर तो 1 2 3 4 लिखते अपन, लेकिन नहीं है। और लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 1 के बराबर है। आपको पता है ना, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के होता है। जैसे यहां पर मैंने आपको कहा, यहां पर प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन 5 है, तो 5 और 4 मिल करके 9 हुए। देखिए, तो इसमें दोनों चीजें जुड़े हैं, न्यूट्रॉन भी जुड़ा है, प्रोटॉन भी जुड़ा है। वैसे यहां पर मैंने आपको कहा कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ के 4 हो गया। यहां पर कितना है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। यहां पर प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन को एक परमाणु भार के लिए जोड़ते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक सिर्फ प्रोटॉन से लिखते हैं। उसको अभी हम देखेंगे। जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, तो ये जो न्यूट्रॉन थे इनका परमाणु क्रमांक तो 0 लिखेंगे क्योंकि उदासीन है, लेकिन परमाणु भार हम करीब 1 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है ये न्यूट्रॉन। ठीक है, उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। इन मूल कणों के महत्वपूर्ण गुण सारणी में दिए गए हैं, तो आगे हम सारणी में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब सारणी जो है आगे मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारणी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन तीनों के गुण दिए हैं। चलिए एक बार सारणी को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ई पी और एन से दिखाते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर होते हैं, एक में ऋण और एक में धन आवेश होता है। तो कितना है, 1.6 10⁻⁻19 दोनों में है। ये कूलॉम्ब में, ये कूलॉम्ब है ना, ध्यान रखेंगे। और इसमें न्यूट्रल है ये। आवेश -1 +1 और 0। अब द्रव्यमान देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो काफी कम है, 9.1 10⁻⁻13 बहुत कम है, किलोग्राम ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप देखेंगे तो लगभग बराबर है। देखिए 1.67 को लेते हैं तब तो दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर उसके बाद का लेते हैं 1.67 के बाद, तो इसमें 26216 है और इसमें 4927 है, तो थोड़ा सा न्यूट्रॉन जो है ज्यादा भारी है। लेकिन पहले 2 पॉइंट को अगर लेते हैं दशमलव के बाद, तो दोनों बराबर ही हैं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन भारी है, उसके बाद लिखा है। तो अगर द्रव्यमान का यूनिट नापें तो प्रोटॉन का 1.00727 है और इसका 00867 है, थोड़ा सा भारी है भी, है ना। जैसे भारी हमने कहा द्रव्यमान पर यूनिट, है ना, 1 यूनिट के बराबर, तो इनको 1 1 के बराबर ही मान लेते हैं। तो द्रव्यमान ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, यही मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो इनमें सब में आपने एक ही चीज देखा कि न्यूट्रॉन एक तो उदासीन है, दूसरा प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है ना, बस, और कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। ठीक, तो इस तरह से प्रोटॉन के बारे में हमने पूरा पढ़ा। अब हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल वैसे तो बहुत सारे दिए गए, है ना, थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बाद में बोर्स ने दिया, आगे देते चले गए। नील बोर्स का आधुनिक माना जाता है। पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अपरमाणु कण होते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु और छोटे कणों में नहीं टूट सकता, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने जो अभी काम किया
इन्होंने देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल हैं, कण हैं, उनको अपरमाणु या सब एटॉमिक कहते हैं। अपरमाणुविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। अब क्या समस्या हुई? पहला, परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण। परमाणु कैसे स्थायी है? अगर उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके क्यों नहीं बिखर जा रहे हैं? नाभिक में अगर प्रोटॉन है तो वो क्यों नहीं प्रतिकर्षित हो रहे हैं? है ना? ये सब चीजों का हमको उत्तर खोजना था। कुछ का मैं दे चुका हूं। जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए जैसे एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को आपस में मैंने बताया कैसे साथ में रह रहे हैं। और जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, वो प्रोटॉन के द्वारा आकर्षित हैं। जैसे कि आप एक बॉल को रस्सी से बांध दीजिए और ऐसे लेके ऐसे जोर से घूमिए, तो बॉल जो है बाहर जाना चाहता है, लेकिन आप उसको रस्सी से पकड़ के रखें इसलिए बाहर नहीं जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाते हैं जब तक आप उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं दे देखो। ऊर्जा दे दोगे तो वो ऑर्बिटल को छोड़ करके, कक्षक को छोड़ करके बाहर चला जाता है, तब ये धन आवेशित हो जाएगा परमाणु। इलेक्ट्रॉन के चले जाने से धन आवेशित, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ऋण आवेशित। जैसे सोडियम दे देता है धन आवेशित, क्लोराइड ले लेता है क्लोरीन ऋण आवेशित, है ना? तत्वों के गुणों यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना करना, कि भाई अलग अलग तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग क्यों हैं, इसको भी हमको समझना है। विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या करना, कि परमाणु आपस में संयोजन क्यों करते हैं, क्यों सोडियम और क्यों क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, या क्यों सोडियम कार्बोनेट बनता है, या क्यों हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, मतलब क्यों इस तरह से बनते हैं अणु, या क्यों पानी बनता है H2O, इसको भी हमको समझना है। ठीक है? परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। आपको बता दें, जब परमाणु को ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय कण, देखिए विद्युत चुंबकीय कण क्या होते हैं पहले बता दूं। जैसे कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय कण है। ठीक है? इसके जो छोटे छोटे कण इसके अंदर होते हैं, जिनको अपन क्वांटम या फोटॉन कहते हैं, इसके अंदर ऊर्जा भरी होती है, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं ये। ठीक है? इनमें चुंबकीय गुण भी होता है और विद्युतीय गुण भी होता है, इसलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जो ये प्रकाश है। तो ये तो दृश्य प्रकाश है, इसके अलावा एक्सरे है, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट रे है ना, इधर इंफ्रारेड है, ये सब भी विद्युत चुंबकीय है। ठीक है? तो जब आप किसी परमाणु को प्रकाश देते हैं या उसको ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है वो, उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके ऊपर के ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और फिर वापस उस ऊर्जा को देकर के फिर वापस आ जाते हैं अपने जगहों पे। तो जब वापस ऊर्जा देते हैं तो वो कोई दूसरे तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश के रूप में निकलती है। तो अवशोषित किसको करते हैं, उत्सर्जित किसको करते हैं, कैसे करते हैं, इनको भी हमको परमाणु संरचना में समझना रहता है। इन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। अब परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज को बताने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए गए। हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। कुछ चीजों को सेटिस्फाई कर पाते थे, कुछ बिंदुओं को संतुष्ट कर पाते थे, तो दूसरे बिंदु असंतुष्ट रह जाते थे। ऐसे करके बहुत सारे मॉडल दिए गए। इनमें से एक मॉडल जे थॉम्सन द्वारा और दूसरा मॉडल अर्नस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया। इनका विवरण आगे दिया गया है। थॉम्सन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल कैसा है, समझिए बात। देखिए थॉम्सन मॉडल क्या कहता है। थॉम्सन ने बताया कि परमाणु एक तरबूज की तरह है, तरबूज की तरह, या हलवा जैसा है। हलवा, हलवा आप खाते हो ना, वो वाला हलवा जैसा है, जिसको पडिंग कहते हैं, पडिंग। तो तरबूज में क्या होता है, तरबूज में एक तरबूज है, उसमें बहुत सारा गुदा होता है जो खाते हो आप, और उसके बीज जो होते हैं, शीड्स, वो बीच बीच में बिखरे होते हैं।
वैसे ही परमाणु होता है, पूरा एक गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, मतलब प्रोटॉन का बना हुआ गोला, और उसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बीज की तरह बिखरे हुए। ये जैसे आप हलवा बनाते हो तो हलवा में आप बीच बीच में काजू, किशमिश, है ना, बादाम, वो बिखेर देते हो हलवा में। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन हलवा में जैसे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन धन आवेशित हलवे में बीच बीच में बिखरे हुए किशमिश, काजू जैसी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको बताया इन्होंने। 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला का बना हुआ है, एक समान आवेशित गोला, त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिनमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये देखिए यहां पर इसका एक फोटो बना हुआ है कि ये देखिए धनात्मक आवेश का बना हुआ एक गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बिखरा हुआ है। इससे क्या है, ये स्थायित्व तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन और भी बहुत सारे जो परमाणु की विशेषताएं हैं उसको ये संतुष्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। उदाहरण, प्लम पडिंग। प्लम एक्चुअली तो बेर को कहा जाता है। कुछ लोग हलवा बनाते हैं तो बीच बीच में बेर, छोटे छोटे बेर डाल देते हैं उसमें, या उसमें किशमिश डाल देते हैं, रेजिन। रेजिन जो है, रेजिन का मतलब किशमिश होता है, तो किशमिश बन जाता है उसमें। ठीक है, किशमिश डल जाता है हलवे में, उस तरह का बना हुआ है। अथवा तरबूज मॉडल कहा गया। इस मॉडल में परमाणु के धन आवेश को पडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया था। जैसा मैंने कहा कि परमाणु को विद्युत उदासीन तो बताया इसने, लेकिन भविष्य के और भी जो चीजें थी उनको यह सेटिस्फाई नहीं कर पाया। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, विद्युत विसर्जन नलिका पे इन्होंने काम किया था, उन सब चीज को लेकर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन परमाणु मॉडल इनका एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ये वाला मॉडल एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जो एक टेक्स्ट यहां पर है, जो ये कलरफुल दिख रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी की खोज के बारे में और एक्सरे की खोज के बारे में दिया है। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल को दिया है। तो मैं इसको पहले बता देता हूं, फिर रदरफोर्ड मॉडल भी हम देखेंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्धांश में विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई। ये जो प्रकाश किरण है, इस प्रकार के और भी किरण मिले जिनकी खोज हुई। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण खोज हुई एक्सरे की। एक्सरे क्या है, वो भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको हम नहीं देख पाते। विजिबल लाइट से ज्यादा आवृत्ति वाली प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं ये भी, एक्सरे, गामा रे, पराबैंगनी किरणें, ये सभी जो हैं प्रकाश किरणें हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में वो नहीं आते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, हमारी आंखें उनके लिए संवेदी नहीं है। ठीक है, तो एक्सरे की विशेषता यह है कि हमारे जो दृश्य प्रकाश है विबग्योर, इससे ज्यादा आवृत्ति वाले हैं। दृश्य प्रकाश से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं? एक तो पराबैंगनी है, उससे ऊपर एक्सरे, उसके ऊपर गामा और उसके ऊपर कॉस्मिक रे। इनको हम नहीं देख सकते। और वैसे नीचे के जो आवृत्ति वाले हैं उसमें इंफ्रारेड, फार रेड, फार रेड, ये सबको भी हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं। ठीक है, तो रॉन्टजन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा, एक्सरे को, विल्हेम रॉन्टजन। ठीक है, 1845-1923 ने सन 1895 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरण उत्पन्न करते हैं
जो कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रदीप्त पदार्थ में भी प्रदीप्ति उत्पन्न करने में सक्षम थे। अब इसको समझिए, आपने विसर्जन नली का देखा ना, कैथोड किरणें जा रही थी, एनोड को पार करके जिंक सल्फाइड में टकरा रहे थे, तो जिंक सल्फाइड में टकरा करके वो चमक उत्पन्न कर रहे थे। अब वहीं पर हम कुछ दूसरे मेटल्स को रख देते हैं, कुछ दूसरे तत्व को, मेटल्स को, धातु को रख देते हैं जहां पर चमक उत्पन्न होना था वहां पर। तो ये कैथोड किरणें जब उससे टकराए तो वहां से कुछ दूसरे किरणें उत्पन्न हो गई, और वो किरणें बाहर आकर के, विसर्जन नलिका से बाहर आकर के भी प्रदीप्ति उत्पन्न करने में सक्षम थे। वो इतने पावरफुल थे कि कांच से बाहर निकल आए और बाहर निकल करके बाहर रखी प्रदीप्ति में भी, पदार्थ में भी चमक उत्पन्न करने में सक्षम थे। उसी को इन्होंने, अब उस किरण का नाम तो उस समय रखा नहीं गया, तो हम ऐसे अरे यार वो XYZ कोई आदमी था ऐसा नहीं बोल देते हैं, वैसा ही इन्होंने इसको एक्स किरणें कह दिया, और कोई कारण नहीं था इसका नाम रखने का, सिंपल नाम था इसका एक्स किरणें। ठीक है, चूंकि रॉन्टजन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था, अतः उन्होंने इसे एक्स किरणों का नाम दिया, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है, समझ गए, कैथोड किरणें टकराई कुछ ऐसे मेटल में, तो वहां से एक्स किरणें पैदा हुई। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण से प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। ये देखिए, अधिक घनत्व वाले धातु एनोड, मैंने आपको कहा ना कि कुछ मेटल्स रखे थे वहां पर जिससे टकरा करके ये उत्पन्न हुए, अधिक वाले, अधिक घनत्व में आपका सोना है, चांदी है, ये ज्यादा भारी धातु जो है, सोना वगैरह, प्लेटिनम वगैरह, ये ज्यादा भारी धातु है। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती हैं, मतलब इसमें धनावेश ऋणावेश नहीं थे। इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति होती है। भेदन शक्ति मतलब ये अंदर तक घुस सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग हम एक्सरे करने में करते हैं। तो ये हमारे जो मुलायम टिश्यू है उससे गुजर जाते हैं, हाँ, लेकिन हड्डियों से नहीं गुजर पाते। तो हड्डियों से नहीं गुजर पाते तो उसका छप्पा हमारे फोटोग्राफिक प्लेट में बन जाता है। कैसे बनता है मैं कभी चर्चा करूंगा आपसे कि एक्सरे में वो छप्पा कैसे बनता है। यही कारण है कि वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग होता है। मान लो कोई बक्सा है, उसके अंदर कोई पदार्थ है, तो उसका अध्ययन करने के लिए एक्सरे किया जाता है उसका। इन किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। तरंग दैर्ध्य कम होती है इसलिए इसकी आवृत्ति अधिक होती है। ध्यान रखेंगे, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज्यादा होगी, और वैद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें ही हैं इसलिए विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सरे की खोज। अब दूसरा है रेडियो एक्टिविटी की खोज। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बाद में मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, ये सब वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस दिशा में बहुत आगे काम किया। रेडियम वगैरह की खोज की, यूरेनियम वगैरह की खोज की। तब जाकर के रेडियो एक्टिविटी के जो ब्रांच है, जो विज्ञान है, उसके बारे में विस्तृत हमको जानकारी हो पाई। हेनरी बेकुरल 1852-1908 ने देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे अपने आप कुछ विकिरण निकलते रहते हैं, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, इनसे कुछ विकिरण निकलते हैं, कुछ कणों से बने हुए विकिरण निकलते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहा, रेडियो एक्टिविता या रेडियो धर्मिता कहा। ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इस क्षेत्र को यानी कि रेडियो एक्टिविटी का जो ब्रांच है को मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी इनके हस्बैंड, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक शोडी ने विकसित किया, मतलब इस फील्ड में बहुत काम किया। इसमें 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा, गामा किरणें होती हैं। ठीक है, अल्फा किरणों के बारे में आपको बताया कि ये भारी किरणें होती हैं, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बने होते हैं। बीटा जो है केवल इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, और गामा तो प्रकाश किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 2 प्रोटॉन मतलब 2 धन आवेश, ठीक है। और टोटल हो गए 4 इकाई, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से 4 परमाणु द्रव्यमान बना। और उच्च ऊर्जा कण होते हैं, क्योंकि ये काफी भारी भी होते हैं और काफी तेज भी होते हैं, तो ज्यादा ऊर्जा है। ऊर्जा हालांकि सबसे ज्यादा गामा किरणों में है, ध्यान रखेंगे। यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बेरिलियम में भी इसका बौछार किया था, तो हमने हीलियम में लिखा था। कभी भी अल्फा कणों को ऐसा हीलियम, इसमें 2 और 4 लिखते हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बने होते हैं, तो 2 प्रोटॉन ये हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाता है। उन्होंने यहां निष्कर्ष निकाला कि हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। अगर अल्फा कणों में हम 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ देंगे तो पूरी तरह से हीलियम के परमाणु हो जाएंगे, यह कहना है। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं, है ना। मैंने अभी बताया आपको कि बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के बने होते हैं। गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं, जिनकी प्रकृति उदासीन होती है और जिनका कोई कण नहीं होता, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। कण होते हैं लेकिन जिनको फोटॉन क्वांटम कहते हैं, वो कोई कण गिनती के कण नहीं होते, वो कोई भारी कण नहीं होते, मतलब कण विहीन है, आप ये कह सकते हैं। अल्फा बीटा गामा में गामा जो है, अल्फा और बीटा तो कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन ये नहीं है। भेदन क्षमता में कहेंगे तो सबसे कम अल्फा किरणें भेद पाती हैं, क्योंकि भारी होती हैं, तो ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बीटा किरणें थोड़ी ज्यादा अंतर तक घुसती हैं, अल्फा किरणों से 100 गुना ज्यादा होती है इनकी भेदन क्षमता। और सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों में होती है। अल्फा किरणों से भी 1000 गुना अधिक इनकी भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। तो अल्फा से 100 गुना बीटा की और अल्फा से 1000 गुना गामा की, मतलब बीटा से 10 गुना ज्यादा गामा की, इतनी ज्यादा भेदन क्षमता इनकी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो रदरफोर्ड मॉडल वगैरह हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें इन्होंने प्रकीर्णन द्वारा न्यूक्लियस की खोज की थी। रदरफोर्ड ने एक्चुअली नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी, तो इसका हम फिर परमाणु मॉडल भी इन्होंने उसी के आधार पर दिया था। इसको ठीक से हम समझेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।